लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से उनकी ये यात्रा बड़ी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी गुजरात में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और कल का दौरा भी खास है। अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन के गोल्डन जुबली समारोह में पीएम 1.25 लाख किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं मेहसाणा और नवसारी में भी उनका दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 22 जनवरी को एक खास मौके का गवाह बनेगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन गुरुवार को अपनी गोल्डन जुबली मनाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर से उपस्थित रहेंगे। GCMMF गोल्डन जुबली मौके पर आयोजित महासम्मेलन के लिए गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमूल फेडरेशन का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। आप दृश्य में भी देख सकते हैं 1.25 लाख की कैपेसिटी वाले विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अमूल फेडरेशन का जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उसकी सारी जो तैयारियां हैं वो मैदान के भीतर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इस मैदान में कल मौजूद रहेंगे। खास करके बात की जाए तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का ये कार्यक्रम और खास करके उसकी गोल्डन जुबली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की बात करें तो ये किसानों की अगुवाई वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। गुजरात के 6 अलग अलग संस्थाओं के बीच स्पर्धा न हो, इस मकसद से फेडरेशन की स्थापना 2 दूध मंडली और 250 लीटर दूध के साथ साल 1973 में की गई थी। पिछले 50 सालों में मिल्क फेडरेशन विश्व की पहले नंबर की सहकारी संस्था बनकर उभरी है। इस फेडरेशन के साथ गुजरात के 18,600 गाँव के 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं। मिल्क फेडरेशन का टर्नओवर 61,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। फेडरेशन के जरिए रोजाना 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं, तो साथ ही 300 लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट होता है। इस खास मौके पर देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई बड़े नेता और अलग अलग फेडरेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए अहमदाबाद स्थित विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में फेडरेशन से जुड़े हर एक गांव के किसान मौजूद रहेंगे। अनुमान है कि इस मौके पर करीब 1 लाख किसान और दूध उत्पादक इस समारोह में हिस्सा लेंगे। गुजरात के अलग अलग गांवों से 1.25 लाख जितने जो किसान हैं जो कि फेडरेशन के साथ जुड़े हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान के अंदर करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है जिसका फिलहाल रिहर्सल नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के भीतर चल रहा है। सारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इंतजार हो रहा है 22 फरवरी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में फिर एक बार उपस्थित होंगे और फेडरेशन की गोल्डन जुबली के मौके पर 5 अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका लोकार्पण करेंगे और यहाँ पे उपस्थित 1.25 लाख किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी महासम्मेलन के लिए सुबह 10:30 बजे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे। यहाँ 1.5 घंटे तक पीएम उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री 5 अलग अलग प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इनमें साबर डेयरी का चीज प्लांट, आनंद में चॉकलेट प्लांट, कच्छ में आइसक्रीम प्लांट और मुंबई में नए प्लांट का शुभारंभ होना है। इसके बाद पीएम मोदी मेहसाणा के तरवा बालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर यहाँ 1100 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि 4 दिनों के कार्यक्रम के दौरान लगभग 15,000 यजमान पूजा में बैठेंगे और लगभग 1300 भूदेव यहाँ 5 यज्ञ करेंगे। नवनिर्मित मंदिर में 500 किलो से अधिक वजन का शिवलिंग रखा गया है। इस शिवलिंग की पूजा 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम से ले जाकर की गई है। एक कार्यक्रम में जब मोदी जी आ रहे हैं तो हर समाज के हर भाई बहन सब में उत्साह है। पिछले 1 महीने से हमारे समाज के लोगों ने खूब मेहनत की है। खूब लोगों ने यहाँ पे दान भी दिया है और जो शिवलिंग यहाँ प्रस्तावित होने वाला है वो शिवलिंग सारे ज्योतिर्लिंगों में गया है और सब जगह से होके यहाँ इसका प्रस्तावन करने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे एक रिहर्सल हुआ है। रियल टाइम पे 4 बजे जो कल प्रोग्राम का तय है 4 बजे का, उसी टाइम पे आज एक दिन पहले
पूरा रिहर्सल होगा, जहां हेलीपैड से लेके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, मंडप में रोड शो और डायस का जो 1 घंटे का कार्यक्रम है, तो वो मिनट टू मिनट से हिसाब से पूरी तैयारी चल रही है। महिसाणा के बाद प्रधानमंत्री नवसारी जाएंगे। नवसारी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के उपलक्ष्य में करीब 4100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। नवसारी में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मित्र पार्क की भूमि पूजन करेंगे। यहाँ करीब 1141 एकड़ जमीन में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ वीविंग, प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध होगी। इस टेक्सटाइल पार्क में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख और बाद में 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात वापस लौटेंगे। 24 और 25 फरवरी को पीएम मोदी के राजकोट और बेट द्वारका में कई कार्यक्रम तय हैं। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बेट द्वारका में नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए पीएम मोदी अपने गृह प्रदेश की यात्रा राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी और अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। GCMMF यानी कि अमूल की गोल्डन जुबली के मौके पर इसके एमडी जयंत मेहता से हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं खास बातचीत का ये हिस्सा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ा है एक सहकारिता सम्मेलन हो रहा है। GCMF के जो है 50 साल गोल्डन जुबली जो मनाया जा रहा है और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। हमारे साथ GCMF के MD हैं, उनसे बात करेंगे। मेहता जी, ये जो पूरा कार्यक्रम है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह का पूरा आयोजन किया जा रहा है? विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था जिसके 36 लाख किसान मालिक है, अमूल फेडरेशन, उसकी सुवर्ण जयंती का यह महोत्सव है। ये एक सेलिब्रेशन है जो 1.25 लाख किसान हमारे गुजरात के 18,600 गांव की हर एक दूध मंडली से पहली बार शायद एक ऐसा अवसर आया है कि सभी प्रतिनिधि आएंगे, भाई और बहन आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह जी, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी, हमारे डेयरी और पशुपालन विभाग के केंद्रीय मंत्री रूपाला जी और काफ़ी सारे गणमान्य अतिथि हमारे यहाँ आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। क्या अचीवमेंट रहा है जो, क्योंकि ब्रांड अमूल को सब जानते हैं, पर GCMF की जो बात करें, सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, इतने 36 लाख किसान सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई भी संस्था पूरी दुनिया में नहीं होगी। तो क्या पाया 50 सालों में, कितनी बड़ी हुई और किसानों को क्या मिला? तो अमूल की स्थापना जब हुई थी 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन और प्रेरणा से, तब से लेके ये मूवमेंट चल रही है। तो गुजरात के 6 दुग्ध संघों ने मिलके 1973 में अमूल फेडरेशन की स्थापना की थी। तब हमारा टर्नओवर सिर्फ 20 करोड़ रुपए था, 5-1 लाख लीटर दूध रोज का आता था। तो वहाँ से सफ़र जो हमने शुरू किया, तो इस साल हमारा दूध करीबन 300 लाख लीटर प्रतिदिन एवरेज हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। टर्नओवर इस साल हमारा 80,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो देश की नंबर 1 FMCG ब्रांड बनने का गौरव अमूल को मिलता है। हमारे 36 लाख किसानों परिवार जो ये अमूल को ओन करते हैं, उनको मिलता है। किसानों को क्या मिला? हर बार सवाल उठता है कि इसमें किसान को क्या फ़ायदा, क्योंकि कई बार राजनीतिक आरोप भी लगते हैं। बात होती है कि किसान का क्या फ़ायदा हुआ, किसान की आय में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? ये एक जितना ही बड़ा नंबर्स आप देख रहे हैं किसानों की संस्था में, उतना ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मॉडल भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे इस मॉडल की ये है कि अगर आपने एज ए कस्टमर 100 रुपये के अमूल के प्रोडक्ट्स खरीदे, तो उसका 85% 85% किसान के दूध के दाम के रूप में उनके घर तक पहुंचता है। विश्व में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना ज़्यादा मुनाफा किसानों को पहुंचा रहा है। यूरोप हो, US हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब में किसान को कंज्यूमर की जो स्पेंड है उसका 1/3 हिस्सा ही मिलता है। तो इस मॉडल को यही श्रेय जाता है कि आप कम खर्चे में कंज्यूमर को भी अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किसानों को भी सबसे उचित मूल्य दे रहे हैं और ख़ास करके दूध जैसा प्रोडक्ट जो 3 घंटे में बिगड़ जाता है, उसका इतना बड़ा मूल्य वृद्धि करते हैं। 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, विश्व के 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। साथ में आज देश के 7 लाख गाँव में से सिर्फ 2 लाख गाँव में दूध मंडलियाँ हैं। तो अगले 5 सालों में और ज़्यादा 2 लाख गाँव में दूध मंडलियाँ बनेंगी, पैक्स स्ट्रॉन्ग होंगी। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आयोजन हुआ है, उस पर काम शुरू हुआ है
है और मुझे विश्वास है कि अगले 5 से 10 साल में देश के हर गांव के किसान जो सहकारी संस्था से जुड़ा है उसकी किस्मत में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जीसीएमएफ के एमडी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ शुरुआत है। जीसीएमएफ के 50 साल पूरे हो रहे हैं, किसानों को फ़ायदा हुआ है, साथ ही जो ब्रांड बनी है अमूल की, जो अब 80,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंची है, उससे आने वाले दिनों में जो है किसानों का भी भविष्य बदलेगा और साथ ही देश की इकोनॉमी को जो बड़ा फायदा हुआ है वो आने वाले दिनों में और बढ़ता दिखेगा। गांधीनगर से कैमरामैन जिमी व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में रुद्र महादेव मंदिर का फिर से मुद्दा गरमाने लगा है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने सरकार के इस मंदिर को सौंपने की मांग की है। मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए पोस्टर अभियान भी जारी कर दिया गया है और करीब 1200 साल पुराने इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया था। मंदिर को बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। कानूनी विवाद के बाद मंदिर में वर्षों से ताला लगा दिया गया है। स्थानीय लोग अयोध्या काशी की तर्ज पर इस मंदिर के पुनरुद्धार की मांग कर रहे हैं। गुजरात के सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर का विवाद एक बार फिर गरमाने लगा है। स्थानीय हिंदू अब इस मंदिर को वापस दिए जाने और पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। इसके लिए शहर में पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1200 साल प्राचीन इस मंदिर में कभी रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, लेकिन 15वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में इस मंदिर को तोड़ दिया गया। बाद में मुस्लिम शासकों ने मंदिर के अवशेषों पर जामी मस्जिद का निर्माण कर दिया। सालों से विवादित ये परिसर धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गया। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना और ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्षों की जीत के बाद सिद्धपुर के रुद्र महादेव मंदिर की वापसी की मांग भी तेज हो गई है। ये श्रीस्थल में हमको मंजूरी मिल जाए, जैसे ज्ञानवापी में मिली, राम मंदिर में मिली, और हम शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ शुरू कर दे। सर्व सिद्धपुर के सनातनी भाइयों को आह्वान है और तुम सब आओ मिलके हम शिवरात्रि के दिन ये पूजा पाठ शुरू कर दे और हमारे मंदिर को, रुद्र महालय मंदिर को फिर से संस्कृति में लाके बिठा के श्रीस्थल का नाम रोशन करे। सिद्ध क्षेत्र पंडित लोगों का ये नगरी बोली जाती है और उसमें पंच स्वयंभू महादेव है, लेकिन जिससे जाना गया रुद्र महालय, जिसके अंदर भगवान महादेव जी, रुद्र महादेव जी इधर विराजमान है, उनकी पूजा हमने कभी की हुई नहीं है। तो हमने अभी बैनर लगाए हुए हैं, जैसे हम सभी लोग इधर मिलके रुद्र महालय की शिवरात्रि के दिन से पूजा करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। गुजरात की प्राचीन राजधानी पाटन अहिलवाड़ा में स्थित सिद्धपुर शहर कभी देवों की नगरी कहलाया करता था। सिद्धपुर उत्तर गुजरात की छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध था। इस नगरी की बात की जाए तो यहाँ अभी भी 1500 से ज्यादा शिव मंदिर है। मान्यता है कि प्राचीन समय में रुद्र महालय की संबत 1050 अक्षय तृतीया यानी 944 ईस्वी के दिन स्थापना की गई थी। रुद्र महालय को बनाने के बाद राजा मूलराज सोलंकी ने उत्तर भारत से 1037 ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाया था, लेकिन 1410 से लेकर 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया और रुद्र महालय को नष्ट कर दिया था। इसके बाद अहमद शाह प्रथम ने मंदिर के हिस्सों को जामी मस्जिद में तब्दील कर दिया था। ऐसे कोर्ट में जैसे राम मंदिर का जो केस में सब सनातनियों को पूजा अर्चना करने के लिए जैसे अधिकार मिला है और जैसे काशी विश्वनाथ महादेव में जैसे पूजा करने का अधिकार मिला है, ऐसे हम सरकार को यही विनंती करते हैं कि रुद्रेश्वर महादेव में भी हमारी पूजा अर्चना शुरू हो और ये मंदिर का फिर से नया उद्घाटन हो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। हम सरकार को यही अपील करते हैं। सिद्धपुर हिंदूवासी को इच्छा है कि जो राम मंदिर का जो मंदिर भव्य दिव्य बना, ऐसा ही हमारा रुद्रमालय फिर से वो गौरवशाली इतिहास हुए। जो ज्ञानवापी में जो पूजा का अधिकार दिया, ऐसा ही हमारे रुद्रमालय में सिद्धपुर में जो गौरवशाली इतिहास में जो पूजा होती थी, जो ढोल नगारा वाजिंत्रा सब आरती, प्रातः आरती, शायम आरती जो होती थी, सरस्वती तट पर जो पानी बहता था, सब स्नान करके यहाँ आरती में आते थे। ऐसा ही भव्य दिव्य गौरवशाली फिर से हमारा सिद्धपुर में आए। आज भले ही रुद्र महादेव का मंदिर खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन इसकी भव्यता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कहा जाता है कि यदि रुद्र महालय में एक दिया जला दिया जाता है तो पूरा रुद्र महालय रोशनी से जगमग हो जाया करता था। मंदिर में 10,000 सोने के कलश लगे थे
और 17,000 हाथी और घोड़े की प्रतिमाएं थी। आज इसका भव्य इतिहास धूल से सना है। हिंदू मुस्लिम पक्षों में कानूनी विवाद शुरू होने के बाद इस परिसर में आने जाने पर प्रतिबंध है। अब यहाँ न हिंदू न कोई मुस्लिम प्रवेश कर सकता है। 24 घंटे पुलिस का पहरा होता है। पाटन से विपिन प्रजापति के साथ आज तक ब्यूरो। ये है मुंबई की नई यातायात व्यवस्था, रोरो बोट सेवा। ये समंदर में रास्ता बनाती है। मुंबई में यातायात की ये व्यवस्था बेशक एकदम नई ना हो, लेकिन मुंबई के वसई इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। मुंबई में पिछले कुछ समय से समुद्री मार्गों पर रोरो बोट सेवा चलाई जा रही है। ऐसे में अब यहाँ के वसई इलाके से भायंदर तक के लिए भी ये सेवा शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि इससे ये दूरी महज 15 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि अगर वसई से भायंदर सड़क से जाना हो तो इसमें कम से कम 50 मिनट लग जाते हैं। जाहिर है वसई इलाके में ये नई शुरुआत लोगों को राहत दे रही है। देखो, वसई गांव से कोई भी आदमी यहाँ पे 5 मिनट में आ सकता है वसई जेटी तक, और यहाँ से इन्होंने जो दिया है 8 मिनट का रास्ता दिया है, तो टोटल 13 मिनट हो गए। तो आज के दिन में जो आदमी बाइक से भाईंदर जाता था उसको 45 मिनट लगते हैं। अगर वेटिंग छोड़ दो तो उसको यहाँ से रनिंग टाइम है आज के दिन में 13 मिनट मैक्सिमम। तो मेरे ख्याल से आम जनता के लिए बहुत फायदेशीर है। बहुत अच्छी बात है। ये तो कब से हमारा विचार था कि ऐसे ही मतलब समुद्र से रास्ता हो, तो लेकिन आज पूरा हुआ है। आज पूरा हुआ है। इस इलाके में रोरो सेवा शुरू होने से वसई से भायंदर की दूरी 34 किलोमीटर तक कम हो गई है। खास बात यह है कि इन जहाजों में एक बार में 100 लोग और 33 वाहन जा सकते हैं। शुरुआत में रोरो सेवा के तहत सुबह और शाम को 2 जहाज चलेंगे। वहीं इसके लिए किराया भी किफायती रखा गया है। सुबह 6:45 को पहली बोट चलेगी और शाम को 6:45 को आखिरी बोट चलाई जाएगी। वहीं आप अपनी बाइक के साथ यात्रा कर रहे हैं इस रोरो सेवा के अंतर्गत तो आपको 60 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 3 व्हीलर्स के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप अपनी गाड़ी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो एक साइड का किराया 180 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस सेवा के शुरू होने के बाद लोकल जो लोग हैं जो भाईंदर की ओर लगभग हर रोज़ यात्रा करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।